ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई नो अब एग्ज़ाम को बहुत कम दिन बाकी हैं और आज ऑलरेडी आपके सामने आप देख सकते हैं कि इट इज़ ऑलरेडी 13th, राइट। इट इज़ ऑलरेडी 13th नवंबर एंड पेपर आपका 3 दिसंबर को होने वाला है। सो ये जो हमारे पास अभी रिमेनिंग 20 डेज़ बाकी हैं, जो 20 दिन हमारे पास बाकी हैं, इन 20 दिनों में ऐसा क्या है जो कि हमें हमारे लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह काम करेगा, या हमारे लिए आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करेगा, जो हमें इंडिकेट करेगा कि वेदर ये एग्जामिनेशन इस बार हमसे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। सबसे पहला चैलेंज ये है, देखिए, पहली चीज़ जो आपको मैं सबसे बड़ा चैलेंज बना देता हूँ वो ये बता देता हूँ कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये जो फोमो जैसा चैलेंज है, ये आपके दिमाग में आता है और आपको लगता है कि यार ड्रॉप जो है इज़ नॉट वर्थ इट, ड्रॉप जो है इज़ नॉट वर्थ इट। मैं आपको सिंपल सा एक ही चीज़, मेरे स्टूडेंट सारे ये बात जानते हैं और मैं फिर से ये बात बताऊंगा, ड्रॉप इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। ड्रॉप इज़ वर्थ इट। अगर आपको 5 साल के बाद बेरोज़गार नहीं होना है तो प्लीज़ इस एग्ज़ामिनेशन में ड्रॉप लीजिएगा। आप ट्वेल्थ के साथ दे रहे हो या ट्वेल्थ के बाद दे रहे हो, अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है इस पेपर में, अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट है, तो डेफिनेटली ड्रॉप तो आपको लेना ही पड़ेगा। विदाउट कोचिंग ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने इस एग्ज़ामिनेशन को हार्डली 4 मंथ्स दिए हैं। 4 महीने में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम में आप क्रैक कर ले, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो ड्रॉपर है, जो ड्रॉप ईयर है, लेकिन उनका ये सेकंड अटेम्प्ट है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्वेल्थ के ऐसे हैं जो 11 से इसकी तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे कंपटीशन को हमें जो ब्रेक करना होता है वो काफ़ी मुश्किल होगा और आप नहीं ब्रेक कर पाएंगे। तो व्हाट आर द 5 साइंस दैट यू शुड कीप इन माइंड टू डिसाइड वेदर यू आर मेकिंग टू क्लैक दिस पर्टिकुलर ईयर और नॉट। सबसे पहला तो चैलेंज ये है कि 2 आवर का सिटिंग टाइम जो है आपके लिए अभी भी मेजर चैलेंज है, एंड यू स्टिल गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो अगर आपके पास यही वाला चैलेंज है तो आप इस एग्जामिनेशन में एक चीज़ समझिए, इस एग्जामिनेशन में जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो पेशेंस एंड परसिवरेंस की ही है। यानी कि आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ 2 घंटे बैठना रहता है। जैसा कि मैंने कहा था कुछ दिन पहले ही, मैंने स्टूडेंट से कहा था दैट 48 मॉक्स आपको लगाने हैं और हमारे पास 24 डेज बाकी हैं। ये 48 मॉक्स जो हैं, डेफिनेटली आपका 4 आवर का अटेम्प्ट जो होगा, 4 घंटे का जो आपका अटेम्प्ट होगा, वो यहाँ पे देखा जाएगा। तो 4 आवर के अटेम्प्ट में डजेंट मैटर आपका स्कोर क्या आता है, इट इज़ इमटीरियल। आपका सिटिंग पेशेंस जो है, सिटिंग टाइम जो है, इतना बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स आके अभी ऐसा कहते हैं कि सर घर पे ना पढ़ाई नहीं हो पाती, घर पे ये नहीं हो पाता, घर पे वो नहीं हो पाता। तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या करोगे? एग्ज़ाम हॉल ना तो तुम्हारे हिसाब से होगा, ना ही वहाँ पे लोग तुम्हारे हिसाब से होंगे, ना ही वहाँ का एनवायरनमेंट तुम्हारे हिसाब से होगा। तो ये 204 पीएम का जो तुम्हारा एग्ज़ाम का टाइम है, उसमें तुम किसको ब्लेम करोगे? तो 2 घंटे का सिटिंग चार चैलेंज है और यही है मेन चैलेंज। बहुत सारे बच्चे टीचर्स के सामने, पीयर्स के सामने आके झूठ बोल देते हैं और कह देते हैं कि नहीं नहीं, उनसे पूछो तो कह देंगे कि नहीं नहीं, 2 घंटा तो हम बैठ रहे हैं यार, 2 घंटा तो हम बैठ ही रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में वो 2 घंटा बैठ ही नहीं पा रहे। 2 घंटे में वो 1000 बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, पैसेज पढ़ने के बाद उसमें घुस जाते हैं एकदम। तो वो जो टाइम डिसिप्लिन होता है, जो टाइम डिसिप्लिन होता है बेसिकली 6 मिनट का, 5 से 6 मिनट का पर पैसेज पे, वो उसको 1000 बार ब्रीच करते हैं। बट क्योंकि आप घर पे हो, कोई चेक करने वाला नहीं है, तो आप कहते हो कि चलो ठीक है यार, 5 ही मिनट तो डिस्ट्रैक्ट हुए थे, चल जाता है, इट डजेंट मैटर। फिर उसके बाद ये 2 पैसेज को फुल कंसंट्रेशन से करके फिर तीसरे पैसेज में डिस्ट्रैक्ट हो गए। लेकिन वही बच्चे जब एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं तो उनके पास पता है कि 120 मिनट है, 120 मिनट बाद सामने वाला आदमी आके डंडा करने लगेगा, पेपर ले लेगा। तो उसलिए आपके अटेम्प्ट्स और आपका स्कोर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर आप सिंसियरली 2 घंटे घर पे बैठ के मोबाइल फ़ोन को ऑफ करके एक क्लोज इन्वायरमेंट में बैठ के अगर आप पेपर लिख रहे हैं और आप 2-2 घंटे के 2 पेपर लिख रहे हैं, तो मे बी चांसेस हैं, ग्रिम चांसेस हैं कि इस बार आप क्लैट निकाल लें। बट अदरवाइज आई वुड से दैट दिस विल बी द मेजर चैलेंज। पुणे द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ द अदर चैलेंज दैट वी हैव? अनफेमिलैरिटी विथ लीगल टर्म्स। देखिए, ये सारी चीज़ों को मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को अभी भी बेसिक से डाउट्स हैं। बच्चों को स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में, बच्चों को अभी भी स्पेशल लीव पिटीशन, अगर किसी बच्चे को स्पेशल लीव पिटीशन, रिट पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन, रिट पिटीशन, एक कंप्लेंट, एक एफआईआर, एक कंप्लेंट, एफआईआर, एक इंजंक्शन और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इन सभी टर्म्स में अगर डिफरेंस नहीं पता है तो आप इस बार 90% चांस है
कि आप इस बार एग्ज़ाम नहीं निकाल रहे। लीगल टर्म्स में लीगल मैक्सिम्स नहीं आते। लीगल ये एग्जामिनेशन हलवा है, मैं मान रहा हूँ, ईजी पेपर है, मैं मान रहा हूँ, बट लीगल टर्म्स की फेमिलैरिटी जो होती है वो एक मेजर रोल प्ले करती है। ये सभी अप्रोचेस, अगर आपको अभी भी आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में डिफरेंस नहीं समझ में आता है तो आप ये एग्जामिनेशन नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपको अभी भी रिट रेमेडीज़ के बारे में नहीं पता है और उनके बीच में डिफरेंसेस आपको नहीं पता है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है? राइट, सेल्फ इंक्रिमिनेशन का राइट जो है वो क्या होता है? इफ़ यू डोंट नो देन दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जाम दिस ईयर। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक गिव यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल कि अगर कोई पुलिस वाला, लेट से एक पुलिस वाला तुम्हारे घर आता है और तुमसे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मांगता है, तुमसे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मांगता है, तुम पे कोई एक्यूजेशन नहीं लगा हुआ है और ना ही वो तुमको किसी एक्यूजेशन के बारे में बता रहा है, तो तुमसे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मांगता है और तुम पे कोई एक्यूजेशन नहीं लगा है, तो क्या तुम खुद के अगेंस्ट एविडेंस नहीं दे रहे? क्या तुम खुद के अगेंस्ट एविडेंस नहीं दे रहे? क्या ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन में आ जाएगा? बोलिए, क्या ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन में आ जाएगा? आप समझिए बात को, आपके ऊपर कोई एक्यूजेशन नहीं लगा है तब। और अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई एक्यूजेशन लगा हुआ है, कोई आरोप लगा हुआ है, और अब आके पुलिस वाला कह रहा है कि अपना फिंगरप्रिंट्स दो, गिव योर फिंगरप्रिंट्स डेलिबरेटली, और आपने देने से मना कर दिया, तो क्या आपने अपने राइट्स को एक्सरसाइज किया? इस तरह की चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं हैं अभी, तो आई थिंक ये यही एरियाज़ हैं जहाँ पे क्लैट कंसोर्शियम जो है, एग्जामिनिंग बॉडी जो है, वो आपके साथ खेलेगा और आपको बता देगा कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ठीक है। हाँ, ये आपके मेंटर की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके गाइडेंस में कमी हो सकती है, या आपके टीचर का गलती हो सकता है कि बच्चों को अभी भी ऐसी टर्मिनोलॉजी से रूबरू नहीं कराया गया है। बिकॉज क्लैट कंसोर्शियम जो चेंज पैटर्न पे है उसको तो मैं देख रहा हूँ कि पुराने पैमाने पे, पुराने ट्रेंड पे चलने वाले टीचर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। और जिस तरह के क्वेश्चंस आपके मॉक में आते हैं, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के मॉक देखे हैं, बहुत ही कम ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन सारी चीज़ों को केटर कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगा के देखें तो आपको समझ में आएगा कि अगर लीगल टर्म्स के साथ आप फेमिलियर हैं तो आपका जो एग्जामिनेशन में सिलेक्शन का चांस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तीसरा, ये अगर आपके साथ ये चैलेंज है कि अभी भी आप री अटेम्प्ट मॉक्स को नहीं कर पा रहे और मॉक्स को री अटेम्प्ट करना आपके लिए एक मेजर चैलेंज है, तो प्रॉब्लम है। मॉक्स को रीअटेम्प्ट करने के दौरान 4 घंटे जो हमने मॉक लगाए हैं, 2 से 2, 2 से 4, और दूसरा कोई भी मॉक जो आप लगा रहे हैं, अगर उसको रीअटेम्प्ट करने में आपका सर दर्द हो रहा है, आप थक रहे हैं, आप सैचुरेट हो रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है 20 डेज़ के बाद आप इस पेपर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न दैट आपको आपकी मिस्टेक्स का आइडिया ही नहीं है। जब आपको आपकी मिस्टेक्स का आइडिया ही नहीं है तो आप उस पर वर्क कैसे करोगे? और आप एग्जामिनेशन वाले दिन वही सारी गलतियों को शायद फिर से दोहराने वाले हो, सेम चीज़ें करने वाले हो, और पेपर देने के बाद जब घर पे आके बैठ के आप उसको देखोगे, क्वेश्चंस को देखोगे, तो आपको लगेगा कि ये शिटी मिस्टेक, ये सिली मिस्टेक मैंने कैसे कर दी। तो वही मॉक को रीअटेम्प्ट करने से होता है कि हमारी सिली मिस्टेक्स क्या होती है, सुधरती जाती है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप सेम मॉक को रीअटेम्प्ट करने के बाद 10 दिन बाद लगाओगे तो फिर वापस से आप हो सकता है कोई नया डायमेंशन लेके आओ, आप नए सिरे से सोच रहे हो, दैट इज़ जस्टिफाइड। बट रीअटेम्प्ट मॉक को अगर आपने नहीं किया है अभी तक, तो आई थिंक ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाएगा। और इस जगह पे मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज ये तो आपने खुद ही से अपनी किस्मत लिखी हुई है। मेन चैलेंज यही है, जो मेन चैलेंज है वो ये है कि अगर आपके मार्क्स में अटेम्प्ट जो है 100 मार्क्स, नॉट क्रॉसिंग द 100 मार्क्स, 100 मार्क्स नहीं, 100 क्वेश्चंस का मार्क, 100 क्वेश्चंस अगर आप अभी अभी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे तो डेफिनेट सी बात है आपका पेपर इस बार नहीं निकलने वाला है। क्योंकि बेयर मिनिमम जो अटेम्प्ट्स होने चाहिए वो हमारे 105 अटेम्प्ट्स होने चाहिए, तभी हमारे पास निगेटिव्स को कैलकुलेट करने के बाद एक विंडो आता है, तभी हमारा स्कोर जो है वो 72 मार्क्स के आसपास में आ पाएगा। अगर आप 105 अटेम्प्ट्स करोगे, आप अटेम्प्ट ही 90 क्वेश्चंस करके आए, तो आपके मार्क्स ही आएंगे 40-50 मार्क्स। और इस बार का जो कट ऑफ का ट्रेंड है वो मैं आपको बता सकता हूँ बहुत साफ साफ कि आपको जो टॉप 5 चाहिए, अगर टॉप 5 मतलब 80+ मार्क्स होना चाहिए आपका 120 में, 80+ मार्क्स है तो शायद टॉप 5 पे आपके चांसेस हैं। ये भी मैं बहुत सेफ साइड पे कह रहा हूँ। और अगर पेपर इजी आ गया तो 85+ मार्क्स पे। और अगर आपको लेट से टॉप 10 चाहिए, इफ़ यू वांट टू क्रैक इनटू टॉप 10, देन आपका 75 to 85 मार्क्स होना ही चाहिए इफ़ यू वांट टॉप 10 एनएलयूज। बिकॉज बहुत बड़ी भीड़ होगी 70 से 75 मार्क्स पे, बहुत बड़ी भीड़ होगी। करीब करीब इसमें कुछ नहीं तो 1000 बच्चे होंगे, 1000 स्टूडेंट्स होंगे ऑल ओवर इंडिया।
तो जो आपके जो नेक्स्ट लेट से 15 कॉलेजेस हैं नीचे वाले, वो 70 to 75 मार्क्स पे भर जाएंगे। 75 to 85 पे आपके चांसेस हो सकते हैं कि आपको ऊपर के 10 कॉलेजेस मिलें। और फिर 85 प्लस मार्क्स पे टॉप 5 कॉलेजेस में बच्चे भर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सीटें बहुत कम हैं। तो आपको 85 प्लस मार्क्स लाना है, यानी कि आपका 105 अटेम्प्ट भी होना चाहिए, और आपके एक्यूरेसी लेवल भी गॉड लेवल पे होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जो बच्चा अप्रैल जून से लगातार मॉक लगा रहा है और एनालाइज कर रहा है, एक ही इंस्टीट्यूशन के मॉक उसने नहीं लगाए, उसने हर इम्पॉसिबल इंस्टीट्यूशन के मॉक लगाए हैं, उसको एनालाइज करा है, अपनी फैकल्टी की जान खाता है वो, और वो सिली मिस्टेक्स अभी नहीं कर रहा है, वही बच्चा इस बार टॉप 5 डिजर्व करता है। इसमें आप कोई डाउट मत रखिए, इसमें आप बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए। सिंपल सी बात है, आपने उतने एफर्ट्स मारे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये वाला प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, पर आपने एफर्ट्स नहीं मारे हैं तो क्यों आप झूठ सुनना चाहते हैं? आपको सच सुनिए ना। और अगर इसके बाद आपको लगता है कि नहीं यार, तैयारी के साथ अगर हम कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अब वही बात है कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम है, आपकी समझ कम है, तो आपके मॉक के स्कोर जो हैं वो 55 से 65 के बीच में अटके हुए हैं। देखिए, मॉक के स्कोर 55 to 65 के बीच में अगर अटके हुए हैं तो ये इंडिकेट करता है कि आपके पास पोटेंशियल है, बट आप मिसगाइडेड थे, या आपने उतने एफर्ट्स नहीं लिए, या लेटली आपने एफर्ट्स लेना स्टार्ट किया है। ऑल्सो अगर यहाँ पे के मॉक में 55 65 है किसी इंस्टीट्यूशन के मॉक में, तो दूसरे इंस्टीट्यूशन के मॉक में देखिए, उसमें भी 55 65 70 है। तो ये ट्रेंड आपको दिखा रहा है कि देखिए, आपके अंदर जो आपकी मस्तिष्क बौद्धिक क्षमता जो है वो उस एग्जामिनेशन के हिसाब से अभी विकसित नहीं हुई है तो आपके पास, पर विकसित नहीं हुई है। उसके लिए दूसरा दूसरा टेस्ट मैं आपको बताता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठा लीजिए। अब प्रीवियस ईयर पेपर में आप लोग क्या करते हो, अपना दिमाग लगा लेते हो और अपने हिसाब से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो। तो प्रीवियस ईयर पेपर में आपको करना कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर में आप ये चीज़ करिए, जैसे सिंपल सी एक बात बताता हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर होता था 150 क्वेश्चंस का, ठीक है। इस 150 क्वेश्चंस में से आप जीके को माइनस कर दीजिए, तो जीके के होते थे रफली रफली 35 क्वेश्चंस। तो 150 में अगर आप 35 क्वेश्चंस को हटा देते हैं तो आपके पास कितने क्वेश्चंस बचते हैं? 115 क्वेश्चंस बचते हैं। 115 क्वेश्चंस वो सीआर है, वो इंग्लिश है, वो लीगल है, और क्यूटी है। अब आपको इसमें से क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं करना है, बेसिकली आपको इनको पैसेजेस की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि इतने ही बड़े बड़े पैसेजेस जो हैं वो इस बार भी आने वाले हैं, ठीक है। अब 100, क्योंकि आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं दोस्त? 115 क्वेश्चंस ही तो मैं कह रहा हूँ अटेम्प्ट करने हैं। लेट से आपने ये 115 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और आपने 95 क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट किए और आपका स्कोर 70.50 आया है, तो मैं कहूँगा कि ठीक है, हाँ, इस बार हो सकता है कि आपके चांसेस 70, 120 में से अगर 70 आ रहा है, तो देर आर चांसेस कि 5 लिस्ट में चांसेस हैं कि 5 लिस्ट में तुम्हारा एक नाम होगा। 5 लिस्ट में तुम्हारा एक नाम जो है वो होगा। अगेन देखिए, ये बोल्ड प्रिडिक्शन कोई और नहीं कर रहा है, बिकॉज सब कोई डर रहा है कि यार 70 बोल दिया हमने और मान लो पेपर, तो सब कुछ डिपेंड करता है पेपर के कट ऑफ पे, क्योंकि ये कट ऑफ का बेसिस है। तो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड है वो कैसा आया। जैसे एग्जामिनेशन क्लैट 2023 का जो कट ऑफ था वो नीचे गया, क्लैट 2023 का कट ऑफ जो था वो कम गया इन कंपैरिजन टू क्लैट 2021 विच वाज ऑन अ ईजियर साइड 2023। तो कट ऑफ पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, पेपर की डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर आपके प्रीवियस ईयर पेपर में इस 115 क्वेश्चंस को करने के बाद 70 के नीचे आ रहे हैं नंबर, तो चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार नहीं होगा। और आपका ये पहला अटेम्प्ट है, तो जाहिर सी बात है कि 70 के नीचे ही आपका नंबर आने वाला है, 70 के ऊपर आपका नंबर नहीं आने वाला है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आपको इसमें बस एक ही कैच मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, सबसे दो इंपॉर्टेंट जो लिटमस टेस्ट हैं आपके सामने वो यही वाले हैं, और आप इसको ओवरकम करने के लिए सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अब आपके पास 20 डेज बाकी हैं, 20 डेज बाकी हैं। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको जीके का रिवीजन करना है, जीके का रिवीजन करना है, पर जीके पिकअप नहीं करनी। जीके का रिवीजन करना है, जीके पिकअप नहीं करनी। जीके का रिवीजन मतलब ये है कि आप डे 1 से करंट अफेयर्स को पढ़ते हुए आ रहे हैं। और अगर मान लीजिए इस साल 2023 के क्लैट में 2024 का क्लैट हो रहा है बेसिकली, कि क्लैट में अगर आपने ये काम नहीं किया है तो कसम खा लीजिए कि 2025 का जो क्लैट देंगे आप, दैट इज बेसिकली दिसंबर 2024 में जो आप क्लैट देंगे, उस टाइम पे आप ये गैप को फुलफिल करेंगे। आप करंट अफेयर्स को डे 1 से पढ़ेंगे। देखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हमने कभी पहले की नहीं रहती है, तो इसमें लग जाता है आराम से अराउंड 400 दिन, 400 डेज टू डेवलप अ स्ट्रेटजी। इसीलिए 11th क्लास के बच्चे जो होते हैं ना, उनके पास ग्रेटर चांसेस होते हैं सिलेक्शन के इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट टाइमर्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जीके का रिवीजन करना है, जीके पिकअप नहीं करनी है। जीके अगर आपने छोड़ रखी है तो प्लीज़ मान लीजिए कि वो 30 क्वेश्चंस जो हैं
वो भगवान भरोसे ही हैं। वो 30 क्वेश्चन जो हैं वो भगवान भरोसे ही हैं। और क्यूटी की बात करें अगर, तो क्यूटी में 5 क्वेश्चंस तो आपको करने ही पड़ेंगे क्योंकि वो डुएबल होते हैं। यानी कि अब आपके पास सिर्फ 100 क्वेश्चंस का सेगमेंट बाकी है। एक तरीके से 100 क्वेश्चंस भी नहीं, 90 क्वेश्चंस का सेगमेंट बाकी है आपके पास। और यही 90 क्वेश्चंस जो हैं आपके 120 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। अब इन 90 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए, इसमें ऐसी एक्यूरेसी लेके आइए कि आपके मार्क्स आराम से 65 to 70 आ जाएं विदाउट जीके। 65 to 70 अगर मार्क्स आ गए आपके विदाउट जीके, तो आप गॉड लेवल पे जा चुके हैं। फिर जीके अगर आपको 10-12 नंबर दे दिया क्लैट वाले दिन पे, तो आपके मार्क्स कुछ नहीं तो आराम से 80+ टच कर सकते हैं। ये जो 90 क्वेश्चंस में एक्यूरेसी की बात है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और जिसकी इंग्लिश पिटी हुई है, बेकार है, अभी तक उसने ध्यान नहीं दिया है, वो तो ये टास्क अचीव ही नहीं कर पाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना, मैं आपको इंडिकेट पहले ही कर दे रहा हूँ कि 3 दिसंबर को आपके साथ क्या होने वाला है, आप किस तरह के झटके महसूस करने वाले हो। तो हो सकता है कि मेरी बात अभी आपको गुस्सा दिलाए, हो सकता है कि आपको मेरी बात अभी अच्छी ना लगे, आपको समझ में ना आए। बट अगर इनमें से 5 चिन्हों में से कोई भी चिन्ह आपके पास हैं, एनी साइंस दैट यू हैव, राइट, तो आप मान के चलिएगा कि इस बार का क्लैट आपके लिए एक टफ टास्क होने वाला है। पहला अटेम्प्ट है तो ये चैलेंजेस ज़्यादा होंगे। सेकंड अटेम्प्ट है तो मुझे नहीं लगता कि ये चैलेंज होगा, बिकॉज जिनका जिनका ये दूसरी बार का पेपर था, उन्होंने अपनी तैयारी को आई थिंक अगस्त एंड से सुधारना स्टार्ट कर दिया था। सितंबर अक्टूबर से एफर्ट मार रहे हैं और अब नवंबर में जो है उनको रिजल्ट भी मिलने लग गया है। तो वो बच्चों के लिए कोई चैलेंज नहीं है। जो बच्चे पहली बार इस क्लैट को लिख रहे हैं, डेफिनेटली डियर, एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव पेपर है, हजारों बच्चे इसके सब ख्वाब देखते हैं। तुमने तो अभी सोचा था, कुछ लोग तो छठी सातवीं क्लास से सोचे हैं कि उनको क्लैट देना है, एनएलयू में पढ़ना है। तो इतने सिंसियर और इतने सीरियस एस्पिरेंट को आप कैसे कट शॉर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो फिर आप डिसाइड करिएगा इस बार क्या है। 20 दिन में आप 40 मार्क्स को टारगेट करके कंप्लीट करने की 4 घंटे की सिटिंग आवर की कोशिश करिए, और बाकी चीज़ें अपनी मेहनत पे और थोड़ा सा किस्मत पे छोड़ दीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।